Yes, so this is a new topic, simple harmonic motion. ये टॉपिक मोशन के बारे में चर्चा करेगा। हमने मोशन के रिलेटेड काफी टॉपिक पढ़ लिया है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और क्या बहुत हो गई इतनी, और एक ऐड कर देंगे। इस टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जनरली इस टॉपिक को हम ऑसिलेशन भी हेडिंग दे सकते हैं। ऑसिलेशन का स्पेशल टाइप का मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसलिए हमने भी नाम दे दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन। कई किताब में ऑसिलेशन लिखा होगा, कोई डिफरेंस नहीं, हम सेम चीज ही पढ़ने वाले हैं। ठीक, सो ये इसका माइंड मैप है, इस टॉपिक का ये माइंड मैप है। मतलब इतनी सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। सो विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। एसएचएम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर विल स्टडी अबाउट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी। सो कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन। बस इसको हमें कनेक्ट करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले मोशन को या उस प्रकार के मोशन के इक्वेशंस हम कैसे बनाएंगे। फिर जब हम देखेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड की बात होगी। यहाँ पे दो सिस्टम हम कंसिडर करके चलेंगे, एक स्प्रिंग मास सिस्टम होगी और एक सिंपल पेंडुलम होगा। सो इस पूरे टॉपिक में दो एग्जांपल हम लेके चलेंगे। जो ऑसिलेशन मोशन होगा दैट इज सिंपल पेंडुलम, और दूसरा होगा स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, और एक फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे हम, रिस्टोरिंग फोर्स, जो हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ये रफली इस प्रकार से टॉपिक चलेगा। ये इसका कंटेंट है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। एंड रफली विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एसएचएम का होता क्या है, टाइम इक्वेशन मतलब क्या, टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे। मेजरली टाइम पीरियड की क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वेक्टर फॉर्म, और फिर दो एसएचएम को हम कंपेयर करेंगे विद सर्कुलर मोशन। So let's begin with the topic. There are different types of motion as we already know. Vibratory motion होता है और oscillatory motion होता है। ये नया, ये दोनों छोड़ के इतने प्रकार के मोशन हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। इसको हमने 1D मोशन में देखा है, इसको हमने 2D मोशन में देखा है, इसका एक खुद का ही नाम था, और सर्कुलर मोशन हमने थोड़ा बहुत रोटेशनल मोशन में ही देखा है। और आगे चल के हम अलग से सर्कुलर मोशन भी सेपरेटली डील करने वाले हैं। ठीक, सो ये जो वाइब्रेटरी मोशन है, मतलब गिटार की स्ट्रिंग को हमने प्लग कर दिया और जिस प्रकार से उसके वाइब्रेशन है, वो जो पैटर्न है, या कोई एक पेंडुलम है जो इसको हम डिस्प्लेस करेंगे और जिस पैटर्न में वो चल रहा है उसको कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को भी हम ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। वाइब्रेटरी कहो या ऑसिलेटरी कहो, एक ही टाइप का मोशन है ये। अभी इनसे ये अलग क्यों है? अलग होगा इसलिए तो टॉपिक अलग से लिया है। रोटेशनल मोशन ये इन सब से ये अलग क्यों है, हम पहले उसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन बाकी मोशन से अलग कैसे है, कौन से बेसिस पे हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। और ऑसिलेटरी मोशन के जो पढ़ने के पैरामीटर्स है हम उसको समझेंगे कि मीन पोजीशन होता क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब, टाइम पीरियड। सो बेसिक जानकारी हम लेंगे जिसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग वन टर्म कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब हम समझेंगे और फिर हम कहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक सिंपल टाइप का मोशन है, वो एक पीरियोडिक मोशन। तो फिर सवाल आएगा पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है। जैसे कि ये फैन रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन है। तुम कहोगे फिर रोटेटरी मोशन क्या है? हाँ, रोटेटरी मोशन भी है, और एक नाम उसको लेबल चिपका देंगे तो ये पीरियोडिक मोशन भी है। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये अपना मोशन रिपीट कर रहा है, तो फैन का मोशन पीरियोडिक होगा। और एक दूसरा एग्जांपल दो जो पीरियोडिक है, बाद में हम ये भी समझेंगे कि एसएचएम क्यों पीरियोडिक होता है। घड़ी के कांटे सेकेंड हैंड पीरियोडिक है, तो टाइम पीरियड क्या है सेकेंड हैंड का? 60 सेकंड। हर एक 60 सेकंड के बाद वो वहीं पे आएगा। मिनट हैंड का टाइम पीरियड क्या है? 60 मिनट, मतलब हर 60 मिनट के बाद वो वहीं पे आएगा, मतलब रिपीट कर रहा है ना। या क्या ऐसा होगा कि आज 60 मिनट थोड़ा जल्दी भाग रहा है, कल थोड़ा स्लो भाग, तो एवरी डे इट इज रिपीटिंग द सेम मोशन विद द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। ओके, तो हमारा ऑसिलेटरी मोशन या एसएचएम भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। हम अभी भी नहीं जानते कि एसएचएम का मतलब क्या है, लेकिन पीरियोडिक मोशन तो हम समझ गए कि जो रिपीट करता है अपना मोशन विद रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, हम अभी भी नहीं जानते कि व्हाट इज मीन बाय एसएचएम। ठीक है, धीरे धीरे अपन इसको रिवील करते हैं। सो पीरियोडिक मोशन क्या है? इट इज अ मोशन ऑफ अ बॉडी व्हिच रिपीट्स इट्स मोशन अलोंग अ डेफिनेट पाथ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कुछ इसके एग्जांपल है जो कि पीरियोडिक मोशन है। घड़ी के कांटे टिक 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 रिपीट कर रहे हैं रेगुलर पाथ पे। दिस इज अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन, इलिप्टिकल पाथ है, रिपीट कर रहा है। ये किसी कर्व शेप के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस प्रकार से। इसमें से ये
रोटेशनल मोशन होगा घड़ी का काटा, इसमें से ये पार्टिकल अगर मानता हूं तो ये सर्कुलर मोशन होगा, ये टाइप का मोशन क्या होगा, यही ऑसिलेशन होगा। थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, रेगुलर इंटरवल में अपना मोशन रिपीट कर रहा है, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। उसमें से कुछ हमने देखे रोटेशनल मोशन है, कुछ सर्कुलर मोशन, और ये कुछ है लग रहा है ये ऑसिलेशन है। अभी भी मैंने बताया नहीं कि ऑसिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है जिसके एग्जांपल्स मैंने सामने रखे। एक पेंडुलम लिया हमने, एक स्ट्रिंग, नीचे एक बॉब जोड़ दिया, उसको इनिशियली डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, तो इसका जो मोशन है उसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाएगा। ये जो स्प्रिंग है, इस मास को हमने नीचे खींचा, छोड़ दिया, ऊपर नीचे करेगा, ये ऑसिलेटरी मोशन है। वो ट्यूरिंग फॉर्क है, इसको किसी बॉडी के साथ स्टक कर देते हैं, वाइब्रेट करता है, तो वो भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। हम एक एनिमेशन में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। लेते हैं, यहाँ पे कुछ वजन हेवी हो गया। Yeah, this one. ये कौन से टाइप का मोशन होगा, तो ऑसिलेटरी होगा सर। क्या ये अपना मोशन रिपीट कर रहा है क्या ये पीरियोडिक मोशन है, रिपीट कर रहा है तो पीरियोडिक है, रेगुलर इंटरवल टाइम। हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने घड़ी स्टॉप वॉच निकाला, इसके नीचे आ रहा है क्या, जब ये यहाँ पे आएगा तो मैं स्टॉप वॉच चालू करता हूँ, और वापस दूसरी बार जब ये आएगा मैं स्टॉप वॉच को रोक दूंगा, मतलब मुझे उसका टाइम पीरियड मिल रहा है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि टाइम पीरियड का मतलब क्या है, और फिर डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जब वो बॉटम मोस्ट पे आया क्या, अभी आया, वापस से आया, तो 0.75 इज इट्स टाइम पीरियड। थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी कोई एक पोजीशन को मान, ऊपर वाले पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, जब वो सबसे ऊपर आ रहा है तब स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूँ, और फिर से जब ऊपर आया तो उसका टाइम पीरियड मुझे मिल जाएगा, लगभग 1 सेकंड के अराउंड उसका ये क्या है, टाइम पीरियड। मतलब हर एक सेकंड में अपना मोशन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सो दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। अगली बार देखेंगे तो वापस से इतना ही हमें टाइम मिलेगा, मतलब ये क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है। तो दिस इज ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन, रिपीट कर रहा है अपना मोशन। देखो एक कन्फाइंड बाउंड्री में अपना मोशन रिपीट कर रहा है, नीचे वाले पोर्शन के नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर वाले फिक्स बाउंड्री के वो ऊपर नहीं जा रहा है, उसके बीच में ये घूम रहा है। ऐसे प्रकार के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाएगा। जो मोशन दो बाउंड्रीज के बीच में कन्फाइंड है और उसके अराउंड ही वो मूव कर रहा है, उस मोशन को क्या कहेंगे अपन, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है देखेंगे आगे, ठीक है। तो कुछ जनरल पॉइंट हम समझते हैं। पहला पॉइंट, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन। मतलब क्या है, जो भी ऑसिलेट कर रहा है वो पीरियोडिक होगा, ठीक है। लेकिन जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी मोशन होंगे जरूर नहीं। फैन देखो, फैन पीरियोडिक मोशन है, लेकिन वो ऑसिलेट कर रहा है क्या, आगे पीछे जा रहा है क्या, नहीं, पूरा चक्कर लगा रहा है। तो ये अगर कंप्लीट चक्कर लगा रहा है तो किसी दो बाउंड्री के बीच में फिक्स है क्या, ये प्रकार का होता है ऑसिलेशन, ठीक है। कोई एक दूसरा एग्जांपल ऑसिलेटरी मोशन का, मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के आगे मास लगा दिया, उसको खींचा मैंने, छोड़ दिया, दो बाउंड्री के बीच में एक चल रहा है, ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये कह रहे हैं कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगा क्या, नहीं। फैन पीरियोडिक है लेकिन वो ऑसिलेटरी है क्या, नहीं। सेकंड पॉइंट, जो भी ऑसिलेटरी मोशन है उनके बीच में एक लिमिट होगी, मतलब एक दो बाउंड्रीज होंगी, उसको हम कहेंगे सर्टेन फिक्स लिमिट। तीसरा पॉइंट क्या है, उसके अलावा और एक चीज तुम लोगों को समझनी पड़ेगी, इन ऑसिलेटरी मोशन देयर इज कॉल्ड एज
मीन पोजीशन, या उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो मोटा मोटी ऑसिलेटरी मोशन में एक मीन पोजीशन होगी और दो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज ऑसिलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। मुझे बता कौन सा मोशन है ये? ऑसिलेटरी मोशन है। तो दो बाउंड्री के बीच में घूम रहा है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये दोनों उसके क्या होंगे? एक्सट्रीम पोजीशन है। और जो मिडल वाली पोजीशन है, गेस करो क्या कहेंगे इसे? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इस पोजीशन पे होता है जीरो। आगे चलते हुए अपन उसकी बात करेंगे कि नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है। यहाँ तो इतना तो समझ गए, दो बाउंड्री के बीच में जो मोशन होता है इसको ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। तो दो बाउंड्री मतलब उसको एक्सट्रीम नाम दे देंगे, और उनके जो मिडल वाली पोजीशन है उसको नाम देंगे हम मीन पोजीशन। तो एक्चुअली मिडल नहीं कहेंगे उसको टेक्निकल नाम कुछ अलग सा देंगे हम आगे चलते हुए, ठीक है। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ये ऑसिलेटरी है, तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या? तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ना ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपल टाइप है, इसलिए तो इसके नाम में भी क्या लिखा हुआ है? क्या तुम लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ा है कभी? F = -kx स्प्रिंग फोर्स होता था, F को हमने रिस्टोरिंग फोर्स नाम दिया था, x डिस्प्लेसमेंट था। तो जनरली ना जो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं ना वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स का। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाए तो सबसे लोएस्ट डिग्री वाला इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा वो इक्वेशन? F = -kx। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसको कहते हैं अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अगर यहाँ पे ये डिग्री 1 हो जाए मतलब n की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन इस प्रकार से दिखेगा, F = -kx। और ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उसको कहेंगे अपन SH। तो क्या हम कह सकते हैं क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन? क्या हम कह सकते हैं क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑसिलेटरी मोशन? फर्स्ट ऑर्डर मतलब यहाँ पे n की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी। सो फिर n = 2 को क्या कहोगे? n = 3 को क्या कहेंगे? ऐसे कुछ जनरल नाम नहीं देते ना, है हमारे स्टडी के वो बाहर है। हमें जो स्टडी करनी है वो F = -kx वाले ऑसिलेटरी मोशन की स्टडी करना, और जिसको अपन ने नाम दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हम डिटेल में जानते हैं कि F क्या है, K क्या है और X क्या है। तो हमने अभी ये क्लियर कर दिया व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अभी हम देखते हैं कि कंडीशन का मतलब क्या है। F को कहेंगे हम रिस्टोरिंग फोर्स, बड़ी सिंपल बात है। X को कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों जो एग्जांपल है इससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले वाला एग्जांपल में रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब तुम लोगों को समझाना है। कोई भी पार्टिकल अपने आप तो ऑसिलेट नहीं होगा। ऑसिलेट डज नॉट स्टार्ट बाय इटसेल्फ, बॉडी हैज टू डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मैं इसको ऐसे पकड़ के रखता हूँ, ऑसिलेशन हो रहा है क्या? देखो अभी इनिशियली कुछ डिस्प्लेस तो करना पड़ेगा ना। मैंने डिस्प्लेस किया इसको इनिशियली कैसे डिस्प्लेस करोगे? अरे भाई खींच ले, छोड़ दे। अब हो रहा है ऑसिलेशन, ओके। तो अब ये ऑसिलेशन हो रहा है मतलब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। मतलब जब ये पार्टिकल इधर जा रहा है, जस्ट ऑब्जर्व इट, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इधर मीन पोजीशन से। जब ये इधर जा रहा है वापस कहाँ आ रहा है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब ऐसा मोशन जिसके अंदर पार्टिकल के मोशन के वक्त एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिसको हमने नाम दिया रिस्टोरिंग फोर्स, और वो हमेशा उसके सेंटर पे होगा और हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। तो जो फोर्स ऐसे सिस्टम पे एक्ट हो रहा है उसका हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। ऐसे मोशन को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। फिर ये इक्वेशन में उन्होंने जब डिराइव किया तो पाया गया कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है F विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा इसको इलोंगेट करोगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। लेट्स अंडरस्टैंड हियर। हमारे पास एक यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, समझो एंगल में अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, इसका एंगल कितना टर्न किया मैंने? 17-18 डिग्री, और यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। तो ये ऑसिलेट कर रहा है। देखो हर एक इंस्टेंट पे यहाँ पे जा रहा है तो इधर फोर्स लग रहा है, इधर जा रहा है तो वापस इधर आ रहा है। कोई भी पार्टिकल मूव क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे है उधर क्यों जा पा रहा है? क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, कोई लगा रहा होगा उसे फोर्स। जब ये पार्टिकल यहाँ है, यहाँ से फिर इधर वापस क्यों जा पा रहा है? कोई तो फोर्स लगा रहा है। तो हमने देखा कि मीन पोजीशन के आइदर साइड अगर पार्टिकल मूव करता है तो पाया गया कि उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है।
जिसको हम कह रहे हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स है। फिर हम आगे सेकंड पॉइंट ये बता रहे हैं कि हम जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे ये रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, सिंपल सा थोड़ा और मूव किया मैंने। अभी थोड़ा फास्ट हो रहा है मोशन, मतलब अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा है रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा है। रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा मतलब जल्दी से वो मीन पोजीशन पे आ रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स जितना ज्यादा मतलब जल्दी से मीन पोजीशन पे आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। क्या बोल रहा हूं मैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो हमने कहा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ये भी ऑब्जर्व किया, अगर पेंडुलम को डिस्प्लेस करता हूं यहाँ और छोड़ देता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ लग रहा है, और जब ये डिस्प्लेस हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ लग रहा है। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के कैसे है, इसलिए यहाँ पे तुम देखोगे माइनस साइन आ गया है। और जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो कांस्टेंट लिखना पड़ता है, उसको नाम था हमने दिया। इस सिचुएशन में अलग होगा, ये भी ऑसिलेट कर रहा है। ये सिस्टम चले तो मैंने स्प्रिंग वर्टिकल रखी थी और मैंने हॉरिजॉन्टल रखी है, तो एक स्प्रिंग के साथ मैंने अटैच कर दिया, ये उसकी मेन पोजीशन है। मैंने इसको x डिस्टेंस स्ट्रेच किया, समझो यहाँ तक मैंने स्ट्रेच किया और उसको छोड़ दिया, ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन जाएगा। मेन पोजीशन से थोड़ा वो उधर जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग उसको वापस से वहां से रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहेगी, फिर ये मेन पोजीशन पे आएगा, थोड़ी एनर्जी बचेगी, इसके कारण एक्सट्रीम में आएगा, फिर स्प्रिंग करके वापस आ जाएगा यहाँ से। तो स्प्रिंग यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है। बाय द वे वहां कौन रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे तो दिख रहा है, मैंने कहा स्प्रिंग इज अप्लाइंग रिस्टोरिंग फोर्स, वहां पे कौन रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होगा, ग्रेविटी। कौन लगा रहा होगा, ग्रेविटी। तो वो दिखेगा कैसे कि ग्रेविटी रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है, तो तुम्हें एफबीडी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये mg, ये एंगल थीटा, ये क्या हुआ mg cos थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, तो ये mg sin थीटा, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, समझ में आया। यहाँ पे कौन रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, समझ में आया। सो डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट फोर्सेस विल एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, यहाँ स्प्रिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स हमेशा उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर, और उसके क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। और यहाँ पे n पावर कितनी है, कौन सा होगा, यहाँ पे इस सिचुएशन में n की पावर कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब इक्वेशन इस प्रकार की। कोई दूसरे प्रकार के ऑसिलेशन की चर्चा करते हैं, वहां पे n की पावर 2 भी हो सकती है, x की पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें बस इस इक्वेशन से हमें लेना देना है। आगे बढ़ते हैं। Now let's understand exactly ये सिचुएशन क्या है। हमने क्या किया, मीन पोजीशन से मैं एक्सप्लेन करने के लिए आई कैन यूज टू एग्जांपल्स, वन इज पेंडुलम एंड अनदर इज स्प्रिंग मास सिस्टम, व्हिचएवर इज सुटेबल, वहां वही एग्जांपल की हम चर्चा करेंगे। सो इसके मीन पोजीशन से मैंने इसको डिस्प्लेस किया। मीन पोजीशन का इंडिकेशन क्या है, हर एक डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन का डिस्टेंस हम लिखेंगे x इक्वल टू इनिशियल पोजीशन उसको कहते हैं, या मीन पोजीशन कहते हैं, या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। मैथमेटिक्स में उसको कहेंगे x इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने इनिशियली डिस्प्लेस किया, क्यों डिस्प्लेस करना, अपने तो ऑसिलेट नहीं करेगा, तो इनिशियली कुछ धक्का देना पड़ेगा इसे, तो इनिशियली मैंने x से इसको डिस्प्लेस किया, उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में कौन लगेगी, स्प्रिंग लगेगी, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स द पोजीशन जैसे छोड़ दिया, आ गया इंटरप्रिटेशन, एनर्जी की रहेगी, वो वहीं रुकेगा, एनर्जी बाकी रहेगी बिकॉज़ ऑफ इट्स ओन इनर्शिया, ठीक है। थोड़ा आगे चला जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, इस सिचुएशन में आ जाएगा, तो स्प्रिंग क्या करेगी, बस इस रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, कहां जाएगी, टुवर्ड्स द बस मीन पोजीशन पे जाएगी, कुछ एनर्जी वापस बचेगी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी कुछ लेट आउट होगी, उसके कारण वो वापस यहां आ जाएगा, कंटीन्यूअसली मूव हो जाएगा। वो बात अलग, नीचे फ्रिक्शन और एक रेजिस्टेंस लगेगी, अगर होगा तो ये जाएगा, आइडियल कंडीशन रुकेगा अगर फ्रिक्शन और एक रेजिस्टेंस नहीं है तो। समझ में आया, ओके। वही हमने लिखा है कि पार्टिकल को इनिशियली हमने डिस्प्लेस कर दिया और रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा उसके ऊपर, कौन सा फोर्स लगेगा, वी नो दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, और वो हमेशा कहाँ आता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फिर जब वो मीन पोजीशन पे आएगा तो वही रुकेगा क्या, नहीं, कुछ एनर्जी उसके पास बची होगी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, उसके कारण वो क्या होगा, उस साइड चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है, तो कहीं आके रुक जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, फिर बाद में क्या होगा, वो स्प्रिंग क्या करेगी, उसको
रिस्टोर करेगी वापस से टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और वापस वो मीन पोजीशन पे आके रुकेगा क्या, कुछ एनर्जी वापस बचेगी, वो यहाँ चला जाएगा और सिलसिला जारी रहेगा। सिचुएशन विजुअलाइज हुई, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। पढ़ना ये है अब इस टॉपिक में, ये सब चीजें हमें मतलब कि इक्वेशंस आएंगी, ग्राफ आएंगे, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे थ्रू आउट ऑफ। कौन है ये पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, ये सभी नाम जानते हैं ऐसे, सो यहाँ पे कैसे जोड़ना है वो देखते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट नोट डाउन करते हैं, ठीक है, फॉर बिगिनिंग द टॉपिक हम पॉइंट नोट डाउन करते हैं। जब पार्टिकल पोजीशन है और मोशन मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से नाउ मोशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे दो चीजें हमने ऑब्जर्व की, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, ठीक है। तो ये जस्टिफाई करते हैं, यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, चल रहा है कंटिन्यूअसली, यहाँ से जब यहाँ जाके रुक रहा है मतलब वेलोसिटी घट रही है ना इसकी, सो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। फिर वहां से वापस रिटर्न चला जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, सबसे मैक्सिमम यहाँ होगी, फिर धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे कम होगी, कम होगी, कम होगी, यहाँ जाके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बराबर। तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे कम होती है, ठीक है। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, समझो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, उसी तरफ जिस तरफ मोशन होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चलता है वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है, बराबर, ओके। अभी जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मतलब आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ, सिंपल। एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या है, वो बी से बी की तरफ होगा, क्या नहीं, वो बी से की तरफ होगा, क्यों, वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, वेलोसिटी हो रही मतलब एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन डायरेक्शन क्या होता है, मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट, इसलिए जब कह रहे हैं कि पार्टिकल ए से बी जा रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज फ्रॉम बी, तो ये का मतलब क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ में आई बात, ओके, चलो ये बात समझिए। दूसरी बात, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसके बाहर जा रहा है नहीं, तो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम नया नाम दे देते हैं एम्पलीट्यूड, क्या नाम देंगे हम, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अगर पार्टिकल का मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो मैथमेटिकली हम लिखेंगे कैसे, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। पार्टिकल का मोशन अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ, मतलब हम नहीं समझ पा रहे सर, ये देखो, इन दोनों में फर्क मुझे बताओ क्या है, ये देखो यहाँ, ये पहली सिचुएशन, दूसरा क्या फर्क है, इनिशियली मैंने यहां से डिस्प्लेस किया और दूसरे सिचुएशन मैंने वहां से डिस्प्लेस, तो ये वाले से और ये वाले में फर्क है ना, क्या फर्क है, स्टार्टिंग पॉइंट आज डिफरेंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, मतलब t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मतलब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट को मैथमेटिक्स में लिखते हैं t इक्वल टू 0, ठीक है, t इक्वल टू 0 का सेकंड सिचुएशन, x कितना a, x कहां से मेजर होगा, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, इन से एक्सट्रीम पोजीशन डिस्टेंस किस बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर, t इक्वल टू 0 पे कितना है, a के बराबर, इस सिचुएशन में t इक्वल टू 0 पे x कितना था, होता है। ये तीन बातें क्लियर हो गई, आगे आएंगे बातें, ठीक है, चलो। तो हमने ये जो चीज पढ़ी है उसको डॉक्यूमेंट कर लिया हमने। मीन पोजीशन का मतलब क्या, इट इज द पोजीशन वेयर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है ना, यहाँ से जाओ यहाँ पे, यहाँ से आ जाओ, इट इज टुवर्ड्स द मीन, सो नेट फोर्स मीन पोजीशन पे कितना है, 0, इक्वल एंड अपोजिट। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या वेलोसिटी के टर्म में कहोगे वहां पे वेलोसिटी क्या है, 0। मैक्सिमम कहाँ होती है वेलोसिटी, मीन पोजीशन पे, मिनिमम कहाँ होती है, एक्सट्रीम पे। क्या हम कह सकते हैं पॉइंट वेयर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0, ऐसे पॉइंट कितने हैं अपने पास, 2 है, 3, 4, कितने, तो ये एक एक्सट्रीम और ये मीन पोजीशन का इधर का एक्सट्रीम, वहां पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, मिनिमम करेंगे उसे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, तो डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, मीन पोजीशन से मेजर करेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय टाइम पीरियड, छोटी-छोटी टर्म से पीरियड क्या है, पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है,
एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, गिवन टाइम में कितने बार ये रोटेट कर, ठीक है, रोटेट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज, इसका मतलब एक सेकंड 50 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज, ठीक है। तो एक इक्वेशन हम लेकर आते हैं और फिर वहां से क्वेश्चंस बनाएंगे। हमने हेडिंग दिया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान दो बस, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, रिस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल, और पार्टिकल क्या कर रहा है, फॉर एसएचएम, ठीक है। तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखना है, तो क्या करना है हमें, देखना कि उसको रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है। अब फैन के ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है क्या, तो ये एक्सीलरेटरी मोशन होगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तभी ऑसिलेटरी मोशन होगा। इस समय तो हमने इस इक्वेशन को किसी दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, तो मैं एफ एम ए लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर, कोई भी फोर्स को न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से आप इक्वल टू एम ए लिख सकते हो, अनलेस अनटिल मास चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे कि मास चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है। इसको लिखा मैंने माइनस के, हम क्या करने जा रहे हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में इसको लिखना चाहते हैं, मतलब f इक्वल टू माइनस के, इसको कुछ ऐसा मॉडिफाई करके हम कुछ नए रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, फिर वहां से एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होगा। मैं m को इधर राइट हैंड साइड में लेकर आता हूं, तो क्या मैंने सही लिखा है, क्या बोलो, शुड बी x हियर, ओके। तो जिन्होंने ये कुछ बताया था, इन्होंने कहा कि यार ना ये k बाई m को ना ओमेगा स्क्वायर लिखो, क्या लिखो, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को नाम दे दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि बच्चों से पूछ लो कि बच्चों तुम लोग को पता है वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिफरेंशियल फॉर्म में dx by dt लिखते हैं। बच्चों से ये कंफर्म कर लो कि बच्चों को एक्सेलरेशन पता है dy by dt होता है। बच्चों को एक्सप्लेन करो क्या इस इक्वेशन में v को dx अपॉन dt को इक्वेशन कैसे दिखेगा। सो ये by dt और v को क्या लिखेगा, बट dx अपॉन, तो बच्चों ने आंसर दे दिया सर ये तो डबल डिफरेंशिएशन होगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। हमने कहा ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं, मतलब वहां जो a है ना, क्या मैं उसको d स्क्वायर अपॉन dt लिख दूं, क्यों लिखे, ऐसे लिखना है, हमें मिल रहा है फाइनल प्रोडक्ट। कहां गया पेज नंबर, ये कौन है, 50 टेस्ट, और इसको व्यू कर, हमने कहा इसको यहां पुट कर और देखो इक्वेशन क्या दिख रहा है। तो हमने लिखा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इस इक्वेशन में ये माइनस साइन क्यों है, सबको पता है क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, राइट, इसलिए वो माइनस साइन आया। अच्छा, वो इधर आके प्लस बन जाएगा, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये होता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, ठीक है। देखो कैसा दिखता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशियल फॉर्म करो। इसका क्या करना है, अभी कुछ करना नहीं है, जहां पे इसका यूज होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम इसको सॉल्व करना है, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम लिखेंगे सिंपली आफ्टर सॉल्विंग अबव इक्वेशन। और कैसे सॉल्व करना है, क्या फर्क पड़ना है, आंसर उसको आता है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। तो ये इस टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, x इक्वल टू sin ओमेगा t प्लस 5। तो सॉल्व कैसे करते हैं, ये फिजिक्स के बुक के बारे में, मतलब करने की फिजिक्स में करते हैं, मैथ्स वाले कर सकते हैं इसको, जिनका मैथ्स है वो इसको करेंगे मैथमेटिक्स में, जिस टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी, ठीक है। हमारा मैथ नहीं समझो, हम करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन ऐसे फिर मजा आ रहा है सर, बच्चों को एक्सप्लेन करो कि तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, स्क्वायर प्लस dx प्लस c, उसको सॉल्व करने के तौर तरीके थे, जैसे कि क्वाड्रेटिक द स्क्वायर, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट
वाला। वैसे ही इसको सॉल्व करने के कुछ तौर तरीके हैं जो हमें करने नहीं है, वो लगाने के बाद फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आता है x = a sin ओमेगा t + phi। लेकिन है क्या इक्वेशन, उसकी पहचान करवाते हैं, ठीक है। तो इससे दोस्ती करते हैं, इस इक्वेशन से हम दोस्ती करते हैं, ठीक है। इसको नाम देंगे हम, यही जो ऊपर का इक्वेशन है ना, जो इसका सॉल्यूशन है इसका, इसको नाम देंगे हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। और इसको वही हेडिंग हम यहाँ पे देते हैं। अगेन वी आर टेकिंग द सेम हेडिंग, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। वो मैं फिर से लिखता हूँ और उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। अभी क्या लिखा था हमने, x = a sin ओमेगा t + phi, ठीक है। अभी तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये ऐसे या नहीं, तो मैंने तुम लोगों को एनिमेशन दिखा एक्सप्लेन किया, तुमने आंखों से कहा ट्यूटोरियल फॉर्म में, फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन किया कि देखो ये पोजीशन है, जब पार्टिकल होगा यहाँ से इधर जाएगा, वहां से इधर आएगा, ये इसका मोशन इंग्लिश में एक्सप्लेन किया। इसको मैं मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करूं, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और वो इक्वेशन वो ये इक्वेशन है तो मैंने आपको लिखा है x = a sin ओमेगा t, मतलब जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो मैथमेटिकली चाहिए, करेक्ट। तो इसका इक्वेशन में सकता क्या है, मतलब sin एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम किया टू एक्सप्लेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ी अंदर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, पहला वेरिएबल है x और ये दूसरा वेरिएबल है t। तो इसको अगर मैं दूसरा टेक्निकल नाम दे दूं, दिस इज x वर्सेस t इक्वेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या क्या हलचल हो रही है वो बताने वाला इक्वेशन है। मतलब अगर मैं तुम लोगों को कंडीशन दे दूं, चार्ज करना, ऐसे ग्राफ आता है क्या साइन का, बोर हो रहा है ना, तो एसी लगा, ठंडा लगेगा, फिर नींद आ जाएगी, नींद में फिर बोर नहीं होगा। साइन का ग्राफ ऐसे आता ना, अगर मैंने लिखा y = sin x, x एक्सिस पे मैंने x लिया और y एक्सिस पे मैंने y लिया, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, नहीं आता तो कुछ भी बक दो एटलीस्ट। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब ये जो है साइन 0 होता है और साइन 90 समझो यहाँ पे है, उसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। मतलब ये ग्राफ ना कभी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, कभी मिनिमम वैल्यू ले रहा है। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू होती है ओके -1 यहाँ पे, बराबर। साइन 90 1, साइन 180 मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब ये साइन का जो फंक्शन है वो बेस्ट सुटेबल है हमारा SHM बताने के लिए। हमारा SHM भी तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच में खेल रहा है, जैसे साइन 1 और -1 के बीच में खेल रहा है, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम के बीच में खेल रहा है। तो ये फिजिक्स की सिचुएशन बेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स का बेस्ट ग्राफ हमें मिला साइन का, इसलिए इसके आंसर में क्या आता है, ये साइन आता है। चलो, जैसे मैंने इसको सॉल्व दिया, लेट मी आंसर। कितना साइन इनवर्स 1 आएगा, कितना होता है साइन इनवर्स 1, मतलब π/2। तो हमने लिखा एक्सप्लेन सवाल, ठीक है।
जनरली क्वेश्चन y इक्वल्स टू s ओमेगा t प्लस पाई। पहला पॉइंट मैंने कहा यहाँ पे y लिखा हो या x लिखा हो उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो x या y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कहाँ पे? एट अ गिवन टाइम t। तो राइट में दिख रहा है t, ये वाला। तो t की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो उस इंस्टेंट पे मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला इक्वेशन है। मैंने कहा y और t छोड़ के बाकी सभी चीजें कांस्टेंट और वो क्वेश्चन में गिवन होगी। a कितना गिवन है यहाँ पे, पुट कर दिया। अब एक सवाल में क्या पूछा था, मैं बस एक इक्वेशन ये वैल्यू पुट करके कैसा दिखेगा वो बताओ, ये सवाल था। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं हम, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जिसको 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। क्यों लिखा 2 पाई बाई टी? क्योंकि यहाँ टी की वैल्यू दी थी, क्या थी वो वैल्यू? 0.5। एक लिखा 0.5 sin ओमेगा टी, 5 कितना लिखा गिवन पाई बाई, तो sin समथिंग प्लस पाई बाई 2। समथिंग को मैं इतना बड़ा नंबर उगाने से मैं थीटा दूंगा 2 सेकंड के लिए, तो sin थीटा प्लस पाई बाई 2 अगर ऐसा लिखा होता है ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी अपन cos थीटा लिख सकते हैं। द थीटा इज नथिंग बट 2 पाई बाई टी, तो वो लिखिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आया समझ में, ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया। यहां t की वैल्यू गिवन थी, वो पुट कर दी, कितनी थी वो 0.1 अपॉन 2 अपॉन 0.4 है ना, तो हमने इसको काट के कितना बना दिया 0.2, 1 अपॉन 0.25 होता है, यहां पे सॉल्व करके बताया। ठीक, तो हमारा इक्वेशन है। अगर t की वैल्यू में 0 पुट करो बच्चों, t की वैल्यू क्या पुट करो 0 में पुट करो, तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये इसका मतलब होता है। t की वैल्यू कितनी पुट मैंने, मतलब इनिशियली पार्टिकल कहां है ये मिल जाएगा मुझे, एक्स पे होना चाहिए क्योंकि फेज डिस्टेंस कितना है पाई बाई x, मतलब एम्पलीट्यूड की डिस्टेंस बराबर एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे 0.5, वो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 0 की cos 0 1 होता है, 1 into 0.5 कितना, समझ में आया? तो ये इक्वेशन में हेल्प करेगा कि इस गिवन t पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, मतलब वो कहाँ है। आया समझ में? अगला सवाल कर, तो ट्राई दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, a के बराबर होता है, मतलब तुम इस इक्वेशन में x को a लिखोगे और वो t निकालोगे कितना आएगा, वो जो t है ना वो टाइम मिल जाएगा तुम्हें। और यहाँ पे a कितना है रे 7 है, तो 7 लिखोगे x की जगह पे, ठीक है, मतलब ये इक्वेशन मैंने कहा x is equal to 7 cos 0.5 पार्ट डी। यहाँ पे ज्यादा हम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये इक्वेशन क्या पता चल रहा है, पार्टिकल पे या एक्सट्रीम पे, cos मतलब पार्टिकल इनिशियली t 0 पे है एक्सट्रीम, तो यहाँ से तो मैक्सिमम
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जब वो मीन पोजीशन पे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे a, तो वो कितना टाइम लगेगा ये पूछा है हमें। तो a इज इक्वल्स टू व्हाट इज a हियर, इस इक्वेशन में देखा a साइन a cos, मतलब ये जो a कितना यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे a की जगह पे क्या पुट कर देंगे 7 इज इक्वल्स टू 7 cos 0.5 पाई t, 7 7 चला गया तो 1 इज इक्वल्स टू cos 0.5 पाई t, cos इधर जाएगा, cos इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू 0.5 पाई t। cos इनवर्स 1 कब आता है, 1 की वैल्यू क्या है cos की, cos 0 पे आती है, ठीक है। तो हमने इसको लिखा cos इनवर्स 1 हो गया 0 इज इक्वल्स टू 0.5 पाई t, तो t कितना आ रहा है यहाँ से 0। हमने कहा कुछ तो गलत हुआ यहाँ पे, हमने क्या बोला कुछ तो गलत हुआ, हमने सोचा कि क्या गलत हुआ, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं t के 0 में क्या बता, क्या करो इक्वेशन तुम्हें दिखा x इक्वल्स टू 7 cos 0.5 पाई t बराबर है, इसको ना साइन की टर्म में, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 7 sin 0.5 पाई t प्लस 5। अब इसको सॉल्व करें, इसको हमने मीन पोजीशन से इसको क्या करेंगे, 7 इक्वल्स टू 7 sin 0.5 पाई t प्लस 5। 7 कट यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 0.5 पाई t प्लस 5। तो ये sin इनवर्स क्यों था बेटा, तो बाद में है ना, तो sin अभी ऊपर चला गया, मिला मुझे sin इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचा 0.5 पाई t प्लस 5। तो sin इनवर्स कितना है, अगेन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 पाई t प्लस पाई बाय 2, तो ये कट हो गया, तो अगेन ये कितना आ रहा है 0 आ गया, 0.5 पाई t, तो t अगेन यहाँ पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ से, लेट मी थिंक। नहीं वो कैंसिल माइनस कर रहे हैं ना हम, जब वो होता तो कट हो जाता। अच्छा देखो ऐसे कर सकते हैं हम, देखो x इज इक्वल्स टू 7 cos 0.5 पाई t है, ठीक है। जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखते हैं a cos ओमेगा बराबर दिस जनरल इक्वेशन, अगर x से स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एक कितना यहाँ पे 7, यहाँ पे ओमेगा कितना होगा, यहाँ पे होगा ओमेगा 0.5 पाई, ओमेगा को अपन 2 पाई बाय 2 लिख सकते हैं, यहाँ से पाई और कट हो गया, यहाँ से टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है 2 डिवाइडेड 0.5 25, मतलब टाइम पीरियड कितना आया, यहाँ से एक टाइम पीरियड आया 4 सेकंड, हमको पूछा है अपन देखते हैं, ठीक है। व्हाट टाइम पीरियड, मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता, ठीक है, तो मैं यहाँ से गया और यहाँ से वापस आया, उसको कहते हैं टाइम पीरियड टी, ठीक है। हमें पूछा है ये मीन टू एक्सट्रीम के बीच में उससे कितना टाइम लगा होगा, इसे समझते हैं। टोटल टाइम कितना है t,
जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, उतना ही टाइम वहां से यहाँ आने में लगेगा और उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में। मतलब कितने पार्ट में तोड़ा मैंने इसको? 1 2 3 4। मतलब ये वाला पोर्शन का टाइम कितना होगा? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय, सो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 4. So this is the t/4 time taken by the particle to come from mean position to extreme position. So from mean to extreme, that is amplitude का distance cover करना है, टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन हम कहेंगे वो लगेगा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 4. टोटल टाइम पीरियड कितना है? 4. तो 4 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 4. कितना आएगा ये? 1 सेकेंड. ठीक है, एक लास्ट टाइम देख लो, बहुत सारे लोगों के खोपड़ी में नहीं है ये बात. ठीक है, तो हमने पहले कंपेयर कुछ करके देखा, हमने कहा ये सही नहीं बैठ रहा है तरीका. ठीक है, फिर मैंने कहा कंपेयर करते हैं. कंपेयर करना मतलब क्या? दिस इज अ जनरल इक्वेशन. कॉस लिखा है मतलब पार्टिकल इनिशियली कहाँ होगा? एक्सट्रीम पे होगा. यहाँ पे साइन लिखा होता मतलब पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कहाँ होती? मीन पे होती. हमने कंपेयर किया मतलब क्या? जो गिवन इक्वेशन है और इस इक्वेशन का पैटर्न देखो, ये a है, यहाँ पे क्या लिखा है? 7. मतलब एम्पलीट्यूड कितना होगा? 7 होगा. ये cos के आगे 0.5 t है. हमारे cos के आगे क्या लिखा होता है जनरल इक्वेशन में? ओमेगा t. मतलब t का कोएफिशिएंट ओमेगा होता है. यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 0.5 है, मतलब ओमेगा यहाँ पे कितना होगा? फिर हमने कहा कि ओमेगा तो नहीं चाहिए, तो टाइम चाहिए ना, तो हम ओमेगा को लिखा 2π/t. तो पाई कट हो गया यहाँ से, टाइम मिल गया यहाँ से 2 डिवाइडेड बाय 0.5 व्हिच इज नथिंग बट 4. तो टोटल टाइम कितना है इसका? मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से ये वापस एक्सट्रीम आने में 4 सेकंड लगा रहा है. हमें पूछा वो थोड़ी ना है, हमें पूछा क्या है? उसके पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का टाइम कितना है. ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एक्सट्रीम से मीन पोजीशन का आने का टाइम कितना होगा. हमने कहा कि यार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये मिला के टाइम होता है. और जितना यहाँ से यहाँ जाने को टाइम लगता है उतना यहाँ से यहाँ जाने को लगता है. सेम वहां से वापस आने में उतने टाइम यहाँ से यहाँ जाने. ठीक है, मतलब अगर इसको 4 पार्ट में हम देखेंगे, 4 पार्ट कैसे? इधर से इधर जाने का टाइम, इधर से इधर जाने का टाइम कितने पार्ट हो गए? इधर से इधर आने का कितने हो गए? इधर से इधर आने का कितने हो गए? मतलब अगर टोटल टाइम मेरे पास t है तो एक पार्ट का टाइम कितना होगा? t/4. तो मतलब t/4 आंसर क्या है? मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम. वो कितना आएगा फिर? 4 डिवाइडेड बाय, हमने क्या किया उसको 4 किया. कितना आया आंसर हमारा? 1 सेकेंड. चलो बढ़ते हैं आगे, या कुछ और एक्सप्लेन करना है? कितना? सो रिया इज आस्किंग कि सर अगर मैंने रिया को पूछा 2 पार्ट में रिया ने किया, ठीक है, सो शी इज सेइंग कि सर 2 पार्ट में करो ना. मैंने कहा चल ठीक है 2 पार्ट में करते हैं. यहां से यहां गया और यहां से यहां आया. पूछा क्या था हमें? ये वाला डिस्टेंस. वो कैसे कैलकुलेट करेगी? तो इस बार हमें 4 पार्ट में, इतना पार्ट का हमें टाइम चाहिए तो हमें 4 पार्ट में ही तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से वापस आने का टाइम, यहाँ से वापस आने का टाइम. अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t है, यहाँ से वापस आने का टाइम t है, यहाँ से इधर आने का टाइम कितना है? t. इसको जोड़ो कितना होगा? t प्लस t प्लस t प्लस t कितना होगा? 40 मिनट कितना होगा? बट तो छोटा t कितना होगा? ठीक है, नेक्स्ट. चलो इसे देखो, हमने क्वेश्चन को रीड किया. हाँ 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 ठीक है, जहाँ जितना आगे अभी देखो यहाँ पे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t. इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a. व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड? यहाँ से यहाँ गया होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड a के बराबर. तो यहाँ पे स्मॉल a लेने को कहा, हमने कहा ठीक है भाई. और टाइम पीरियड कितना है इसका? टोटल जो घूम रहा है, टोटल टाइम पीरियड कितना है इसका? t है. हमें पूछा क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड बाय टू ट्रैवल फ्रॉम x इज इक्वल्स टू a, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ आने को कहा है? ये वाला डिस्टेंस पूछा है हमें. ओके, उसका आधा डिस्टेंस पे. मैं इस डायग्राम को थोड़ी क्लीन बना देता हूँ. तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे, ये टोटल a है ना, तो उसका आधा यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो, तो ये a/2 ही होगा. तो a/2 यहाँ आने के बाद
कितना टाइम उसने कंज्यूम किया होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी होगा। तो बड़ा सिंपल है, सुनो। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, मीन है एक्सट्रीम है, क्योंकि हमने बोला x इक्वल टू ए से चालू किया और कहाँ पे देखा, x इक्वल टू a/2 पे देखा, मतलब वी आर एट द एक्सट्रीम पोजिशन। तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई लिखा, तो फाई को कितना पुट करोगे, π/2 पुट करोगे ना। एक्सट्रीम पे इनिशियल फेज कितना होता है, π/2, या अगर समझ गए तो तुम सीधा सीधा नेक्स्ट टाइम इसको क्या लिख दोगे, cos ओमेगा t। ठीक है, हमें ये पोजीशन कहाँ पूछा है, एंड रिमेंबर हमेशा ये जो x है ना, हम हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करेंगे। भले ही हम एक्सट्रीम से चल रहे हैं, लेकिन ये x हमेशा कहाँ से मेजर होगा, मीन से। तो ये यहाँ से a/2 है, तो फॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में ये यहाँ से भी कितना आ रहा है, और a/2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो फॉर्चुनेटली ये एग्जैक्टली मिडल में है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ पे भी है a/2। तो a/2 मैंने पुट किया और एम्पलीट्यूड कितना है, स्मॉल a, हमने लिखा cos ओमेगा को लिख दो यहाँ पे 2π/t, और हमें ये स्मॉल t कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T। बड़ा सिंपल है। अभी इसको a और a को काट दिया हमने, हर जगह पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे प्लस कुछ लिखा होता तो हम काट सकते थे क्या, नहीं। बेसिक चीजें भी याद रख लो। ये आएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 2π/t इंटू t। ठीक है, अभी क्या करना है, cos को उधर लेकर जाना है। पैटर्न समझ में आया ना तुम लोगों को, ये सॉल्व करने के बाद cos को cos इनवर्स लिखो वहां पे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू 2π/T इंटू स्मॉल t। cos की वैल्यू 1/2 कब आती है, cos 60 पे आता है। cos 60 रेडियन में आना चाहिए, cos 60 डिग्री मतलब π/, या मुझे डॉक्यूमेंट करने दो इसको, cos π/3, और cos 30 डिग्री कितना होता है, cos π/, या सिंपली इफ आई राइट लाइक दिस, 60 डिग्री मतलब π/3, 30 डिग्री मतलब π/6, और 45 का भी बता दो लग गया तो वो होता है π/4। ये याद रखो एटलीस्ट इतना। ठीक है, तो cos इनवर्स 1/2 मतलब cos के टेबल में 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पे आता है। 60 माने रेडियन में लिखना पसंद करोगे तो π/3 लिखेंगे, रेडियन में ही लिखना है ताकि ये पाई और पाई यहाँ से कट हो जाए। अब ये स्मॉल t चाहिए, इस t को इधर लेकर आ गए मैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो ये जो t है कितना आ गया, t/6। इस तरीके से इसे करेंगे। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड कितना होता है, वो जो t आया था कितना आया था, t/6। वी नो दैट फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन का ही सीधा उठा दिया। t कितना है यहाँ पे, ये दिया है यहाँ पे 4/6 मतलब कितना आएगा ये 2/3, दैट इज ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन का ही बस एक न्यूमेरिकल वर्जन था ये। अगला क्वेश्चन चलो। तो इस बार पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पे है। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, जब यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे वो आ जाए तो कितना टाइम लेगा ये। तुम कहोगे वो t/6 ही होगा, मैंने कहा नहीं, वो वाले क्वेश्चन में हम एक्सट्रीम से चल रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे। तो फर्क क्या है, फर्क इक्वेशन में है। वहां पे इक्वेशन क्या यूज किया था, x = a cos ωt। यहाँ क्या यूज करोगे, तो x = a sin ωt यूज करेंगे। ठीक है, x को कितना पुट करोगे, a/2, या मैं कैपिटल A कर देता हूँ, तो ये a इज साइन, ओमेगा को पुट करोगे 2π/T इंटू t। अभी इसे सॉल्व करोगे, t गया 1/2 इज इक्वल्स टू साइन 2π/T इंटू स्मॉल t। साइन उधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू 2π/T इंटू t। साइन 1/2 कब आता है, मुझे 30 डिग्री π/6 होता है, π/6 इज इक्वल्स टू 2π/T इंटू t। ठीक है, तो 8 आया क्या निकेत, सो t स्मॉल t चाहिए राइट। तो ये स्मॉल t ऑलरेडी इधर है, ये t इधर आ गया, ये 2 इसको मल्टीप्लाई होके कितना हो गया 12। तो कितना टाइम लगा, t/12। समझ में आया? अब यहाँ पे नहीं समझे तुम लोग, मुझे समझाना पड़ेगा एक चीज को। क्या चीज मैं समझा रहा हूँ, देखो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। अभी देखो सब लोग, ठीक
हेलो अनुष्का, मोबाइल खेलते बेटा। ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से जब मैं चल रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ, ये एम्पलीट्यूड यहाँ तक है, राइट? उसका आधा डिस्टेंस चल रहा हूँ। तो मीन पोजीशन से मैं आधे डिस्टेंस तक आया, मुझे कितना टाइम लग रहा है? तो ये वाला सवाल है, कितना है? t/12। ओके, वही हमें इसके पहले वाले सवाल में पूछा था, लेकिन हम चल रहे थे एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम से चल रहे हैं, भले ही अभी भी डिस्टेंस कितना है? a/2 ही है, लेकिन हम चल कहाँ रहे हैं? तो एक्सट्रीम से जब चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा? वो मिड पॉइंट पर कितना लगेगा? कब टाइम कम लग रहा है? मीन से चल रहे तब। t/12 कम है ना, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो कम। तो मीन से चल रहे तो टाइम क्या लग रहा है? एक्सट्रीम से चल रहे तो क्या लग रहा है? ऐसा क्यों है पता है? वेलोसिटी यहाँ से जाते वक्त बढ़ रही है, यहाँ से आते वक्त कम हो रही है, यहाँ से आते वक्त ग्रेविटी के कारण वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो